ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक मोटी लड़की को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में होती है। यह पार्टी उसके हस्बैंड के लिए की गई होती है क्योंकि उसका हस्बैंड आज पूरे चीन का सबसे बेस्ट सिंगर बन गया होता है और इन सब चीजों को लेकर यह मोटी लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। इस लड़की का नाम ऑरेंज होता है और यह मन में सोच रही होती है कि यह बहुत ज्यादा प्राउड है अपने हस्बैंड के ऊपर। हालांकि इसमें भी उसके सक्सेस में कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके सारे गाने वगैरह यही लिखती थी। पर यह इमेजिन नहीं कर सकती कि जिसकी वजह से वह इतनी ज्यादा प्राउड फील कर रही है वही इंसान। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम लिया होता है। लिया उसके पास आकर कहती है, ऑरेंज तू क्या कर रही है? तुझे अपने हस्बैंड के पास जाकर खड़ा होना चाहिए ताकि तू उसके इतने अच्छे मोमेंट को एंजॉय कर पाए। जिस पर ऑरेंज कहती है कि वह एंजॉय तो कर रही है, पर उसे डर है कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है और कोई पतली लड़की आकर उसे उससे दूर न ले जाए। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे ऊपर चीट करने की कोशिश की तो इन सब चीजों में मैं दोबारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से मजा चखाएंगे। जिस पर ऑरेंज हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर उसका हस्बैंड जैक आता है। जैक ऑरेंज के पास आता है। उसके फेस पर केक लगा होता है। वह उसके चेहरे से केक को हटाता है और उससे कहता है, आखिर क्या बातें चल रही हैं दोनों सहेलियों में? जिस पर ऑरेंज कहती है, कुछ नहीं, लेकिन यह बता दिया कि तुम्हारी वाइफ को लगता है कि उसकी जगह कोई और लड़की आकर तुम्हें उससे दूर कर देगी। जिस पर जैक हंसने लगता है और वह ऑरेंज से कहता है कि तुम फालतू का सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमेशा से मेरे लिए बेस्ट रही हो और तुम हमेशा मेरी बेस्ट वाइफ रहोगी। और वैसे भी मैंने आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। तुम ऊपर से जल्दी से चेंज करके आओ, फिर मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ। फिर हम अगले सीन में जैक को स्टेज के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर वह सभी को थैंक यू बोल रहा होता है, उसे इतना प्राउड फील करवाने के लिए और उसके गानों को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। और उसे बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा होता है कि लोगों को उसका कंटेंट पसंद आ रहा है। और इसी के साथ वह कह रहा होता है कि आज वह सभी लोगों से किसी अपने स्पेशल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है जिससे उसकी 5 साल पहले शादी हुई थी और वह बहुत ज्यादा प्राउड करेगा अगर वह लड़की स्टेज पर आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज भीड़ में खड़ी खड़ी ब्लश कर रही होती है और तभी वह देखती है कि सारी लाइट्स उसकी तरफ आती हैं। लेकिन ऑरेंज के ऊपर से सारी लाइट साइड होकर लिया के ऊपर चली जाती है और लिया स्टेज पर जाती है। ऑरेंज एकदम शॉक होती है कि एकदम से ये क्या हो गया, अभी तो उसके हस्बैंड ने बोला था कि वह उसे स्टेज पर बुलाएगा। जैसे लिया स्टेज पर जाती है, उसका हस्बैंड उससे कहता है कि यह मेरी वाइफ है, इसका नाम लिया है और इसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है मुझे यहाँ तक पहुंचने में, और आज जो कुछ भी हूं मैं इसकी वजह से हूं। हम देखते हैं कि लिया दूर खड़े सभी फ्रेंड्स को हाय बोल रही होती है और साथ में ऑरेंज को भी। ऑरेंज को ये सारी चीजें देखकर जलन महसूस हो रही होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि कैसे उसके हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उसे चीट किया। फिर हम देखते हैं कि भीड़ में सभी लोग उसे धक्का देकर उन दोनों की तरफ भागने लगते हैं जहां पर ऑरेंज को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक लिया को लेकर ऊपर जा रहा होता है। ऑरेंज गुस्से में पीछे से आती है, उन दोनों के हाथ पकड़ लेती है और उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम दोनों ने मुझे चीट किया। तुम्हारा काफी टाइम से अफेयर चल रहा था और मुझे इन सब चीजों का आइडिया भी नहीं था। जिस पर जैक उसे डिसरिस्पेक्ट करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी मोटी लड़की के साथ रहूंगा? तुमने कभी लिया को देखा है? तुमसे अच्छी दिखती है वह, और उसको कहीं ले जाने में मुझे शर्म भी नहीं आएगी। और लिया भी उसको मोटा बोलकर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है। जिस पर ऑरेंज को गुस्सा तो आ रहा होता है और वह उन दोनों के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, मैं तुम दोनों को पूरे पब्लिक में एक्सपोज कर दूंगी। जिस पर लिया उसे कहती है, हाँ जाओ जाओ कर दो, किसी को यकीन होगा कि तुम्हारे जैसी मोटी लड़की इतने हैंडसम लड़के की वाइफ होगी? अब देख लो, हो सकता है लोग तुमसे यह ना कहने लगें कि तुम हमारी लाइफ को स्कैंडल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि किसी को यकीन होगा कि तुम जैक की वाइफ हो। जिसको सुनकर ऑरेंज का पूरी तरीके से दिल टूट जाता है कि आखिर ये दोनों उससे क्या बोल रहे हैं। और वह यहाँ पर जैक से कहने लगती है, आखिर ऐसी क्या चीज थी जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं की? जिस पर जैक उसके बाल पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और उससे कहता है,
अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ, क्योंकि अब तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। तो मैं बताता हूँ, तुम्हारे साथ रहना सबसे बड़ा टॉर्चर था मेरे लिए। पर मैं क्या करूं? मुझे मेरा फ्यूचर बनाने के लिए यह सब कुछ भी टॉलरेट करना पड़ा। जिस पर ऑरेंज कहती है, अब मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। जिस पर जैक कहता है, उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है, और वह ऐसा बोलकर वहीं से ऑरेंज को धक्का दे देता है। ऑरेंज जब नीचे गिर भी होती है तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि उसने अपना पूरा करियर बर्बाद करके कैसे जैक को ऊपर लाने की कोशिश की, और जब जैक फेमस हो गया तो कैसे उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि लिया और जैक एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और उन्हें ऑरेंज के मरने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है। इसी के साथ ऑरेंज नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑरेंज का रिवर्ट हुआ होता है और वह 2024 में पहुंच चुकी होती है, और उसके सामने जैक और लिया खड़े होते हैं और वे लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। ऑरेंज फोन को देखकर सब कुछ याद आ जाता है और वह समझ जाती है कि नेचर ने उसे एक नई अपॉर्चुनिटी दी है दोबारा से सब कुछ ठीक करने की, और अब वह उसी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेगी। यहाँ पर वह देखती है कि वे सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि अभी तक जैक का एक भी गाना हिट नहीं हुआ होता है। तभी वहां पर जैक की माँ आती है जो ऑरेंज पर भड़कने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम कैसी वाइफ हो जो अपने हस्बैंड को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती हो। तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए काम करना चाहिए और उसके लिए अच्छे खासे गाने लिखने चाहिए ताकि वह आगे ग्रो कर जाए, और तुम यह सब करने की जगह फालतू में उसके साथ तमाशा कर रही हो। जिस पर ऑरेंज कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सुन सबके साथ बैठकर लंच करने लगती है। जिस पर उसकी सास उसका खाना फेंक देती है और कहती है, खा खा कर तो तुम मोटी हो गई हो, अब तुम्हें बस थोड़ा काम करना चाहिए, वह भी दिमाग से, और तुम दिमाग से कुछ नहीं कर रही हो, तुम बस पूरा दिन खाती रहती हो। जिस पर ऑरेंज को गुस्सा तो आता है। तभी हम देखते हैं कि लिया खाना खाती है और उसे एकदम से मिर्ची लग जाती है, और जैक उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा होता है जिसको देखकर ऑरेंज को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। अब वह क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जिस पर ऑरेंज को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह टेबल पर रखा हुआ सारा खाना फेंक देती है और भागकर रूम के अंदर जाती है और सारे स्क्रिप्ट जला देती है, और वह जैक से कहती है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपने गाने खुद लिखो और खुद से फेमस हो। किसी और के एफर्ट्स पर पलना बहुत ज्यादा गलत बात है। जिस पर जैक ऑरेंज के ऊपर भड़कने लगता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कद है ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, और तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा है जो तुम्हें नॉर्मल सी बात नहीं समझ आ रही है। जिस पर ऑरेंज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता होता है। जिस पर वह कहती है कि मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए और मैं अपने लिए फ्यूचर खुद बना सकती हूँ। जो गाने मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ वह गाने अब मैं अपने लिए लिखूंगी, और अभी आने वाले मूनलाइट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करूंगी। जिसको सुनकर लिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, और वह एकदम से जैक की तरफ देखने लगती है। जिस पर जैक कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम उस कंपटीशन को जीत सकती हो? तुम्हें बस अच्छा लिखना आता है, न कि तुम्हें अच्छा गाना, और तुम्हारे जैसी मोटी लड़की को कोई कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट करने देगा। जिस पर ऑरेंज को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूं। और साथ में रखे डिवोर्स पेपर पर साइन करके जैक के ऊपर फेंक कर मारती है और उससे कहती है, अपनी बकवास कम करो और मेरे घर से निकल जाओ। और वह सबको घर से बाहर निकालने लगती है। एक एक करके वह सबको घर से धक्के देकर निकाल देती है। कुछ गाने मिलते हैं जिनको देखकर वह खुश हो जाती है और वह कहती है, अब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर कर पाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं वह किसी को मैसेज कर देती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑरेंज एक कैफे के पास जाती है और वहां पर आता है उसका स्कूल टाइम का सीनियर जो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और इसका नाम लाइन होता है, और वह शायद ऑरेंज को पसंद भी करता है, लेकिन वह उसे कभी यह चीज बोल नहीं पाया क्योंकि ऑरेंज हमेशा से जैक के पीछे पागल थी।
और अभी प्रेजेंट में उसको देखकर ऑरेंज बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वह दिन ब दिन बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया होता है। ऑरेंज उससे बात करती है और कहती है कि मैं अपने टैलेंट को यूटिलाइज करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया है। जिस पर लाइन उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है और जब तुम लोगों को अपनी आवाज सुनाओगी तो उन्हें जरूर तुम्हारी आवाज पसंद आएगी, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह और लाइन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, जिस पर ऑरेंज ब्लश करने लगती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिया जैक के पास बैठी होती है और उसे कह रही होती है कि अब वह उस कंपटीशन को कैसे जीतेगी। जिस पर जैक कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा क्योंकि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि उस मोटी सी लड़की को कोई भी पसंद करेगा और उसे गाना भी आता होगा, तुम फालतू में डर रही हो। जिस पर लिया शांत हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर अब ऑरेंज डेली अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है और हेल्दी डाइट ले रही होती है ताकि वह अपना वेट लॉस कर सके। और इन सब चीजों में उसकी मेन मोटिवेशन वही सारी इंसल्ट होती है जो उसके हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए की होती है। और वह मन ही मन सोच रही होती है कि वह सब कुछ ठीक कर सकती है, चाहे यह चीज हो या फिर उसे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली बात। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है उसी सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन का, जहां पर बहुत सारे लोग आए होते हैं और बहुत सारे फेमस फेमस जज भी आए होते हैं उस कंपटीशन को जज करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्टिसिपेंट वहां आता है और वह कोई और नहीं, लिया होती है। लिया को देखकर जैक खुश हो जाता है। सभी लोग लिया की ब्यूटी की तारीफ करते हैं और सब उसे गाना गाने के लिए बोलते हैं। लिया गाना गाती है और उसकी आवाज सबको पसंद आती है और वहां बैठे जजेस लिया के गाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और सभी लोग उसको फुल मार्क्स देते हैं। लेकिन वहां बैठा लाइन उसको पूरे मार्क्स ना देकर 9 मार्क्स देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यह हमारे सिंगिंग कंपटीशन का एंड नहीं है। तुमसे भी अच्छी वॉइसेस यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, बस उन्हें स्टेज पर आने की देरी है। जिसको सुनकर जैक को गुस्सा आता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता। अब हम देखते हैं इधर ऑरेंज को, जो अब पतली हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। उसने प्रिटी सा रेड आउटफिट पहना होता है और अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है और उसकी स्टेज पर एंट्री होती है। जैसे ही वह स्टेज पर आती है, जैक उसको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि जब तुमने फॉर्म भरा होगा इस कंपटीशन के लिए तो कहीं लिखा नहीं होगा कि अपना चेहरा छुपाकर आना है। सभी कंटेस्टेंट ने अपना फेस दिखाया है, क्या तुम इतनी अगली हो जो तुम लोगों के सामने आना नहीं चाहती हो। जिस पर ऑरेंज कहती है कि गाना तो मुझे गाना है, आपको मेरे मास्क से क्या दिक्कत है, आप मेरी आवाज सुनो ना कि मेरे कपड़ों को लेकर मुझे जज करो कहे। इधर हम देखते हैं लिया को, जो दूर बैठी होती है और वह ऑरेंज से कह रही होती है, चाहे तुम कितना ही वेट लॉस कर लो पर तुम मुझे कभी कंपटीशन नहीं दे पाओगी क्योंकि तुम्हारे वेट लॉस करने से तुम्हारे शरीर की चर्बी तो उतर जाएगी पर जो तुम्हारे चेहरे पर बदसूरती लगी हुई है उसको तो बस प्लास्टिक सर्जरी मिटा सकती है। और वह अपने मन ही मन बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है। फिर हम देखते हैं ऑरेंज सबसे कहती है कि आज वह जो गाना गाने वाली है वह उसने खुद लिखा है और उसको लिखने में किसी का भी हाथ नहीं है, यह उसका ओरिजिनल सॉन्ग है। जिस पर सामने बैठे जजेस हंसने लगते हैं और कहते हैं आजकल के कंटेस्टेंट्स ने नई नई स्ट्रेटेजी बना रखी है। अब मैं इससे क्या बोलूं कि यह मुंबई आ सकती है या नहीं आ सकती है। चलो ठीक है, तुम गाना गाना शुरू करो, मुझे तुम्हारा कोई फालतू का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जिस पर ऑरेंज कहती है, मैं आपको कोई फालतू का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, जो बात है मैं वही बोल रही हूँ। इस सॉन्ग को मैंने खुद लिखा है और इसलिए मैं इसे खुद अपने तरीके से गाना चाहती हूँ। वहां खड़े जज उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और वे और हमसे कहने लगते हैं, तुम कब से इतनी बड़ी सिंगर हो गई हो जो खुद के गाने लिखकर खुद गाना सीख गई हो, तुम्हें थोड़ा तमीज में रहना चाहिए, हम सब जज हैं। जिस पर ऑरेंज उन सब की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है कि अगर तुम लोग जज होते तो तुम्हें रियल टैलेंट को पहचानना आता, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई हूँ ताकि मैं अपने देश की ऑडियंस को दिखा सकूं कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है और मुझे तुम्हें कुछ भी शो नहीं करना है। जिस पर वहां बैठी लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने की। और जैक को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है यह सब देखकर। वह कह रहा होता है कि ऑरेंज बहुत गलत ट्रैक पर चल रही है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि अगर वह इन सारे लोगों से पंगा लेगी तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता और वह अभी बस खुद को बर्बाद करने की दिशा में है। जिस पर वहां बैठी लड़की कहती है, क्या अब यह सब कुछ ऑडियंस डिसाइड करेगी कि हमें इस मैसेज पेज पर गाना गाने देना चाहिए या फिर हम यहाँ से भेजकर लिया को विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो ऑडियंस से पूछती है कि आखिर आप लोग क्या चाहते हो। जिस पर ऑडियंस एक साथ सभी मिलकर ऑरेंज को चांस देना चाहती थी और बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है कि इस ब्यूटीफुल लड़की से कहो कि अपनी प्यारी सी आवाज में हमें एक गाना गाकर सुनाए। जिस पर वहां खड़ी लिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहती है कि यह जितने भी ट्रिक्स चल रहे हैं वह सारे ट्रिक्स फेल होते जा रहे हैं। आखिर यह ऑरेंज कैसा जादू चला रही है। फिर हम देखते हैं ऑरेंज ऑडियंस के कहने पर गाना शुरू करती है और कहती है, गाना गाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, यह गाना मैंने लिखा है प्यार में मिले धोखे के ऊपर, जो धोखा मुझे प्यार में मिला है और कैसे मुझे मेरी ही हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर चीट किया। और वह गाना गाना शुरू करती है। जैसे ही वह गाती है सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी होती है। सब उसका गाना सुन रहे होते हैं और सभी को यकीन नहीं होता कि यह लड़की इतना अच्छा गाना गा लेगी। वहां खड़े जजेस भी शॉक होते हैं कि आखिर इस लड़की के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, तभी यह बात बोल सकती है कि यह किसी को भी कंपटीशन दे सकती है सिंगिंग में। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक बीच स्टेज पर चला आता है और वह ऑरेंज के चेहरे से उसका नकाब हटा देता है और वहां पर खड़ी ऑडियंस उसका चेहरा देखकर तो और ज्यादा शॉक में हो जाती है क्योंकि वह दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें लगा था कि लड़की दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह लड़की दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर जैक के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऑरेंज अब इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी है। अब जैक कुछ न कर पाने पर नई ट्रिक खेलता है और कहता है कि यह लड़की मेरी वाइफ थी, इसने मुझे घर से बाहर निकाला, इसीलिए मुझे डिवोर्स दिया ताकि यह फेम ले सके। और जो गाना यह गा रही है यह गाना मैंने लिखा था और यह गाना मैंने लिखा था अपनी गर्लफ्रेंड लिया के लिए, पर इसने इस गाने को चुरा लिया और सबके सामने पेश कर दिया। सभी लोग हैरान होते हैं कि अचानक से यह क्या हो गया, क्योंकि इस लड़की ने तो बोला था इस गाने का एक एक लिरिक्स उसका लिखा हुआ है, अब यह झूठ कैसे हो सकता है। जिस पर ऑरेंज हंसने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें अब कुछ नहीं मिला तो तुमने एक नई ट्रिक अपना ली, तुम क्या चाहते हो। जिस पर वहां खड़े जज कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये करने क्यों आए हो, तुमने इस कंपटीशन का तमाशा बना दिया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हम तुम्हें एक और चांस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वहां पर बैठी ऑडियंस उसे एक और चांस देती है। जिस पर ऑरेंज कहती है कि उसके पास एक उसका लिखा हुआ गाना है जो उसने तुरंत अभी लिखा है और वह उसे गाएगी और शायद वह गाना किसी और का लिखा हुआ नहीं होगा और कोई उससे यह नहीं बोल पाएगा कि उसने चीटिंग करके इस कंपटीशन को जीता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज पियानो लेकर स्टेज पर गाना शुरू करती है और वह गाना भी इतना ज्यादा प्यारा होता है कि वहां खड़े लोग उसकी आवाज सुनकर एकदम से खो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर आवाज किसी की नहीं सुनी होती है। और इन सब चीजों से लिया को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। जैक को भी उम्मीद नहीं होती है कि ऑरेंज हर बार इतना टफ कंपटीशन देगी। तभी हम देखते हैं कि लिया के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। गाना खत्म होने के बाद सभी ऑरेंज की तारीफ करते हैं। अपना दिमाग चलाकर लिया ने किसी को कॉल किया होता है और जैसे ही गाना खत्म होता है वह सबके सामने कहने लगती है कि इस गाने के लिरिक्स मैंने लिखे हैं। और इसके बाद इस लड़की ने इस गाने को भी चुरा लिया और अपना बताकर सबके सामने पेश कर दिया। अब ऑरेंज को समझ नहीं आता वह क्या करे। ऑरेंज कहती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हें लगता है कि तुमने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं तो उसके आगे के लिरिक्स भी तुम मुझे बता दो जो मैं गा सकूं। अब सभी शॉक होते हैं कि वह क्या करें। यहाँ पर जैक को समझ नहीं आता कि वह कैसे ऑरेंज को बदनाम करे और अब क्या बोले। तभी लिया कहती है, जिसने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं मैंने उसे बुला लिया है, वह इस गाने की ओरिजिनल कॉपी लेकर यहाँ आता ही होगा। जिस पर ऑरेंज कहती है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं अपनी बात पर खड़ी रहूंगी कि यह गाना मैंने लिखा है
और न यह तुम्हारे जैसे नॉन टैलेंटेड लोगों से चुराया हुआ है। तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है उस आदमी की, जिसे बुलाया गया होता है। इस आदमी को लिरिक्स मास्टर नाम से जाना जाता है। उस आदमी के आते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस होता है, और वह आकर डायरेक्ट ऑरेंज के सामने खड़ा हो जाता है और उसे देखता है। लेकिन वह उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती है और उससे आंख में आंख मिलाकर पूछती है, क्या आपने ये सारे गाने लिखे हैं, और वह भी लिया के लिए? जिस पर वह मास्टर झूठ बोलता है और कहता है, हाँ मैंने लिखा है। जिस पर ऑरेंज कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो क्या मैं आपको एक नया गाना गाकर सुनाऊं? जिस पर वह मास्टर कहता है कि अगर तुम सच में अपना टैलेंट प्रूव करना चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमने जो चीटिंग की है उसका तो रिजल्ट तुम्हें देखना ही पड़ेगा। जिस पर ऑरेंज कहती है कि मैं इन सब चीजों से नहीं डरती, और वह सबके सामने गाना गाकर दिखाती है। यह उसका तीसरा गाना होता है और सभी लोग शॉक होते हैं कि यह लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती है। वह उस गाने से उस मास्टर का भी दिल जीत लेती है, और जैसे ही वह मास्टर गाने के खत्म होने पर ऑरेंज की तारीफ करने जाता है, ऑरेंज उससे कहती है कि अब आप मुझे सच्चाई बताइए, क्या यह गाना भी आपने लिखा है? जिस पर वहां बैठे जजेस तो अब ऑरेंज को विनर डिक्लेयर कर चुके होते हैं, लेकिन जैक और लिया को अभी भी शांति नहीं होती है। उसके बारे में दिखाया जाता है कि अब वहां बैठे लोग उसे और ज्यादा चैलेंज देने लगते हैं। ऑरेंज सभी चैलेंज पूरे करके बहुत सारे गाने गा देती है, जिस पर वहां बैठा म्यूजिक मास्टर एकदम हैरान हो जाता है। लास्ट में आकर वह ऑरेंज के पास लाइन जाता है। लाइन उससे कहता है कि वह उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और अब उसके साथ काम करेगा, और ऑरेंज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। जैक को यह सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है और वह बराबर अपना मुंह चला रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। फिर यहाँ पर ऑरेंज लाइन से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके साथ एक गाना गाए, जिस पर लाइन उसके साथ गाना गाने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों पूरी ऑडियंस के सामने गाना गाते हैं। पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है, क्योंकि उनका गाना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है सबको, और वहां बैठे जज भी उसके गाने पर झूमने लगते हैं। यहाँ पर लिरिक्स मास्टर को तो अटैक पड़ जाता है और उसको एक खून की उल्टी होती है, और जैसे ही गाना खत्म होता है वह सबके सामने बोलता है कि आज से वह म्यूजिक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले रहा है, और वह अपनी जगह पर लाइन और ऑरेंज को छोड़कर जा रहा है, क्योंकि एक वही हैं जो इस इंडस्ट्री को संभाल सकते हैं। और साथ में वह सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने लिया का कोई भी गाना नहीं लिखा है, और ऑरेंज के सारे गाने ओरिजिनल हैं, ना ही उसने किसी के गाने चुराए हैं। जिसको सुनकर वहां बैठी ऑडियंस शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करें। तभी हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद सभी जज ऑरेंज को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जैक फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। जैक सबके सामने और इनसे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारा काम भी रियल वर्क है, लेकिन मैं अभी भी लिया को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मूनलाइट कंपटीशन को जीतने के लिए तुम्हें सारे जजेस की रिस्पेक्ट करनी होगी, लेकिन तुमने आते ही हम सारे जजेस की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दी, और अगर हम सारे जजेस में से कोई एक जज भी तुम्हें विनर नहीं बनाना चाहेगा तो तुम विनर नहीं बनोगी, और मैं तुम्हें विनर बनाने के फेवर में नहीं हूँ, मैं अभी भी लिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। जिसको सुनकर वहां बैठे जजेस उससे कहते हैं, जैक हमें समझ आ रहा है कि तुम क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें भी पता है कि ऑरेंज सच में टैलेंटेड है, तो अपनी जिद छोड़ो और उसको विनर बनाकर इस कंपटीशन को खत्म करो। जिस पर जैक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे एक चैलेंज देना चाहता हूँ, और वह सबके सामने कहता है कि मैं ऑरेंज को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि वह अभी तुरंत 1 सेकंड के अंदर एक ऐसा गाना बनाए कि यहाँ बैठी सभी ऑडियंस उसके गाने को सुनकर रोने लगे। और यह बात सुनकर लाइन और वहां बैठे बाकी के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं, यह क्या तमाशा लगा रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑरेंज एक इंसान है ना कि कोई भगवान, यह सब कुछ तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जिस पर जैक कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर यह ऐसा करेगी तो ही मैं इसको विनर बनाऊंगा, वरना मैं अभी भी लिया के फेवर में हूँ। जिस पर लाइन उससे कहता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और हर एक लोगों का एक ग्रुप अलग है, और सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ऑरेंज ऐसा नहीं कर सकती है, तुम फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो।
जिस पर जैक कहता है मुझे नहीं पता, अगर यह चैलेंज पूरा करेगी तो मैं इसको विनर बनाऊंगा, वरना अभी भी मैं तुम सबसे बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सिर्फ लिया विनर है। जिस पर ऑरेंज कहती है मैं तुम्हारी बात पर कैसे ट्रस्ट करूं, क्योंकि तुम हर बार अपनी बातों से पीछे मुड़ जाते हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। जिस पर जैक कहता है कि शायद मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि तुम इस चैलेंज को पूरा कर पाओ। जिस पर ऑरेंज तैयार हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, और तुम देखना मैं कैसे तुम सबको, इंक्लूडिंग तुम्हें भी जैक, मैं सबको रुलाकर इस कंपटीशन को पूरा करूंगी। और हम देखते हैं कि ऑरेंज इस गाने को शुरू करती है, और वह गाना उसकी रियल लाइफ स्टोरी होता है कि कैसे उसके हस्बैंड और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी पीठ पर खंजर भोंका और उसे चीट किया। उसकी स्टोरी को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी रोने लगते हैं, खुद लिया और जैक भी रोना शुरू कर देते हैं। और सभी लोग ऑरेंज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि आज तक उन्होंने ऐसा टैलेंट किसी के अंदर नहीं देखा जैसा इस लड़की के अंदर है। यह लड़की एक रियल स्टार है। तभी हम देखते हैं जैक के हाव भाव बदल जाते हैं और वह सोचने लगता है कि उसने अभी अगर ऑरेंज को सपोर्ट नहीं किया तो उसका इतने साल का स्ट्रगल और मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वह सबके सामने चिल्लाने लगता है कि उसके लिए आज से ऑरेंज विनर है, क्योंकि उसके जितनी टैलेंटेड लड़की उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी, और वह उसको इतने टफ टास्क इसलिए दे रहा था ताकि वह उसके अंदर से रियल टैलेंट बाहर निकाल सके। जिसको सुनकर लिया को गुस्सा आता है और वह जैक की तरफ जाती है, जिस पर जैक उसको एक जोर का चांटा लगाकर पीछे धक्का दे देता है। सभी लोग उनको देखने लगते हैं। यहाँ पर अब जैक लिया से कहता है तुम में दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने खड़ी लड़की कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और उसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जो उसको इस मूनलाइट कंपटीशन की विनर बनने से रोक सके। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से अब मैं तुम्हें यहाँ का विनर डिक्लेयर कर दूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिस पर वहां बैठी हुई ऑडियंस उसकी तरफ देखने लगती है और वह लाइन से कहने लगती है जैक का चेहरा कितनी जल्दी बदल गया। थोड़ी देर पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट कर रहा था और अभी अचानक से इसके दिमाग में जाने क्या आया जो यह अपनी एक्स वाइफ का नाम लेकर उसको इस कंपटीशन का विनर बनाने लगा है। जिस पर हम देखते हैं कि इधर जैक स्टेज पर पहुंच गया होता है और वह ऑरेंज को कन्विंस कर रहा होता है कि वह सब कुछ भुलाकर उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, और वह उसके सामने घुटनों पर आ जाता है और उसके सामने एक रिंग दिखाने लगता है। लाइन खड़ा दूर दूर यह चीज देख रहा होता है। उसे डर लग रहा होता है और वह दूर से ही ऑरेंज से उसका यह प्रपोजल न एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा होता है। लिया चीज देख रही होती है और लिया को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह चेक करने की क्या कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर जैक ऑरेंज से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहा होता है कि बस तुम मेरी लाइफ में एक बार वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। जिस पर ऑरेंज नीचे झुकती और अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बॉस के हाथ से रिंग लेकर पीछे की तरफ उसे धक्का दे देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ अब मैं दोबारा रहना चाहूंगी? और तुम जितने झूठे हो तुम्हारे जैसे झूठ के साथ अब मैं रहना चाहूंगी? कभी नहीं। तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहो। तुम्हारे जैसे लोगों को पहले तो रियल टैलेंट की कदर नहीं होती है, और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो वह ऐसे घुटनों पर आ जाते हैं। अब जैक को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह कैसे यह सब कुछ चीजें ठीक करे, क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ चला गया है। और यहाँ पर ऑरेंज सबके सामने एक्सपोज करती है कि यह आदमी जो अभी उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ है, यह वही आदमी है जिसने कुछ साल पहले उसके लिखे हुए सारे सॉन्ग्स लेकर लिया को दे दिया था और उसे एक सुपरस्टार बना दिया। और अभी जब वह स्टेज पर अपने ही सॉन्ग्स को लेकर परफॉर्म कर रही थी, इसको सारी रियलिटी बताती, बट इसके लिए मेरे ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया और यह चीज मैं प्रूव कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सारे कॉपीराइट हैं। और ऐसा बोलकर वह सबके सामने सारे कॉपीराइट्स स्पीकर मारती है, जिससे लिया को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तभी वहां पर बैठी ऑडियंस उन पेपर्स को उठाकर पढ़ने लगती है। उन्हें पता चलता है कि अब तक लिया और जैक ने जितने भी गाने गाए हैं वह सारे ऑरेंज के लिखे हुए थे, और जितने भी उनके हिट सॉन्ग होते हैं वह सब ऑरेंज के लिखे हुए थे, और इनका करियर भी पूरा ऑरेंज का बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ऑरेंज को कितना ज्यादा टॉर्चर करके रखा, और उसको क्रेडिट देने की जगह उसके स्टार्टिंग फेज में भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की।
अब लिया को समझ नहीं आता वह क्या करे। वह सभी लोगों के सामने ऑरेंज की पुरानी मोटी फोटो लाकर कहने लगती है कि यह लड़की इतनी ज्यादा मोटी थी जिसकी वजह से हमें इसे कहीं ले जाने में भी शर्म आती थी, और वह सबके सामने उसकी फोटो दिखाने लगती है जिस पर वहां बैठी है। ऑडियंस लिया को हेट करने लगते हैं और ऑरेंज के लिए सिंपैथी फील करने लगते हैं कि आखिर इन लोगों ने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया होगा और उसके लिए कितनी मुश्किल रही होगी अपने आप को चेंज करके इस स्टेज पर लाना, और इन लोगों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी भी जैक ऑरेंज के पैरों पर पड़ा होता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह बस उसे माफ कर दे क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन ऑरेंज उसकी बात नहीं मानती। वहां खड़ी ऑडियंस लिया के फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं और उसके बारे में गलत सिला ट्वीट करने लगते हैं। जैसे लिया बेहोश हो जाती है और लिया ऑडियंस से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। मैं कभी भी तुम्हारे इस प्यार को नहीं भूल पाऊंगी और हमेशा तुम लोगों के साथ आगे तक खड़ी रहूंगी। तुम्हारी फीलिंग्स को अपने गाने के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगी। वहां बैठे जैड और सभी ऑडियंस और उनसे कहते हैं कि वह हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे, और इसी के साथ ऑरेंज एक और गाना गाती है जिसको सुनकर ऑडियंस और ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ अब ऑरेंज पूरी कंट्री में फेमस हो चुकी होती है। उसकी न्यूज पूरी न्यूज़पेपर में आने लगती है और इसी न्यूज को एक बहुत बड़े कंपोजर के पास पहुंचाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि उस कंपोजर को बताया जाता है कि नई लड़की ने पूरे मूनलाइट कंपटीशन को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले तो इतने पुराने जज और मेंटर्स को एक्सपोज किया और साथ में उसने अपना एक अच्छा खासा नाम बना लिया ऑडियंस के बीच में। अब ऑडियंस को इसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है, जिस पर वह खड़ा कम हो जाए। अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाकर इस लड़की की पूरी डिटेल निकाल कर लाओ 3 मिनट के अंदर, क्योंकि इसको हम अपनी कंपनी के लिए साइन करेंगे। और वह उसको वहां से भेज देता है। अभी स्टेज पर हम देखते हैं कि ऑरेंज होती है और उसके साथ लाइन खड़ा होता है। अब यहाँ पर ऑरेंज से लाइन कह रहा होता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्टेज के लिए बनी हो, पर पता नहीं तुमने क्यों इस आदमी से शादी करके अपनी पहले की लाइफ बर्बाद कर दी। लेकिन कोई नहीं, अब मैं तुम्हें वहां पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां तुम होना डिजर्व करती हो। तुम एक स्टार हो और स्टार हमेशा आसमान में चमकता हुआ अच्छा लगता है, ना कि किसी के पैरों पर गिरा हुआ। और ऑरेंज, तुम हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। जिस पर ऑरेंज खुश हो जाती है और वह लाइन का थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। और ऑरेंज कहाँ से चली जाती है? ऑरेंज के जाने के बाद लाइन अपने ग्रैंडफादर को कॉल करता है और उनसे बोलता है कि आपने सुना था कि कुछ टाइम पहले हमने कुछ एंशियंट आर्ट के बारे में बात की थी, उसी में से एक म्यूजिक आर्ट भी थी। आज मुझे एक ऐसी सिंगर मिल चुकी है जो उस म्यूजिक आर्ट को अच्छे से कंपोज कर सकती है और हम पुरानी आर्ट को वापस ला सकते हैं। जिस पर उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे सिंगर का एड्रेस भेजो, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। जिस पर लाइन अब ऑरेंज का एड्रेस अपने ग्रैंडफादर को भेज देता है। इसके बारे में दिखाया जाता है लिया को, जिसको उसकी कंपनी से कंपोजर से बहुत ज्यादा मार पड़ रही होती है और वह कह रहे होते हैं तुम्हारी वजह से कंपनी का नाम बदनाम हो गया है, अब लोग हमारे गाने नहीं सुनना चाहते हैं और हम बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे। आखिर तुमने ऐसी हरकतें क्यों की? तुमने पता था कि वह सारे सॉन्ग्स वह लिखती थी, फिर भी तुमने यह तमाशा करके अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। जिस पर वहां पर कंपोजर से कहता है कि आप टेंशन मत लो, आप लिया के ऊपर मत भड़को, मैं ऑरेंज को इस कंपनी में वापस ले आऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर वह कंपोजर कहता है क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। जिस पर जैक कहता है कि हम ऑरेंज के साथ एक फेक डील साइन करेंगे और साइन करने के बाद उसके सारे रिटर्न सॉन्ग्स हम अपने पास रख लेंगे और उनको अपनी आवाज में कंपोज करके ऑडियंस तक पहुंचाएंगे और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, जिससे हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने से भी बच जाएगी और ऐसे करके ऑरेंज का नाम मार्केट से मिट जाएगा। जिस पर वह कंपोजर कहता है पर आखिर हम यह चीज करेंगे कैसे? जिस पर जैक बोलता है कि इसकी टेंशन तुम मत लो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। उसके साथ सीन चेंज होता है। हम ऑरेंज को देखते हैं जो दूर खड़े एक बुजुर्ग आदमी और एक बूढ़ी औरत को देख रही होती है और उनको देखकर इमोशनल हो रही होती है। यह दोनों बुजुर्ग आदमी और औरत कोई और नहीं, उसके पेरेंट्स होते हैं और वह उनसे तब से नहीं मिली होती है जब से उसकी शादी जैक से हुई होती है। और अभी भी वह देख सकती है कि उसके पेरेंट्स की लाइफ में कितना स्ट्रगल है और वह लोग अभी भी अपनी गरीबी के दिन गुजार रहे हैं
और उनके दिन अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। ऑरेंज उनके पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ पापा, जिसको देखकर पहले उसके पेरेंट्स तो उसे नहीं पहचानते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे पहचान लेती है और कहती है, यह तो मेरी बेटी हो रही है। और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर ऑरेंज घुटनों पर बैठ जाती है और उनसे माफी मांगती है, इतने साल तक उनके कांटेक्ट में न रहने के लिए। खासकर उनसे यह भी कहती है कि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती की वजह से उन दोनों की भी लाइफ फेल हो जाएगी। अब ऑरेंज उनके सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है, जिस पर उसके पेरेंट्स उसे उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं, अब माँ बाप का भी अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं। क्या मुझे पता है तुमने गलती की है, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम उस गलती को सुधार कर हमारे पास वापस आ गई हो। जिस पर ऑरेंज कहती है, हाँ, मैंने जैक को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि वह मुझे हर दिन टॉर्चर करता था। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, तुम ठीक हो ना? जिस पर ऑरेंज कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे हमेशा से पता था कि जैक सिर्फ फेम का भूखा है और वह तुम्हें यूज करके छोड़ देगा, पर तुमने सही किया जो तुमने उसे डिवोर्स दे दिया। ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत ज्यादा गलत बात है। जिस पर वे उसकी मदद करते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जिस पर ऑरेंज कहती है, क्या मैं आप लोगों के लिए पैसे कमाऊंगी ताकि आप लोग ऐसे मेहनत न करो और अपनी लाइफ आराम से गुजार सको। और देखना, मैं एक दिन बहुत ज्यादा बड़ी सिंगर बन जाऊंगी इस म्यूजिक इंडस्ट्री में और मैं आपके गरीबी के दिन दूर कर दूंगी। जिसको सुनकर उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती है जो उसके पेरेंट्स को बताती है कि जिन लोगों से उसके पेरेंट्स कर्जा लिया है वह लोग इधर ही आ रहे हैं उनको मारने के लिए, उनकी दुकान को बर्बाद करने के लिए। जिसको सुनकर ऑरेंज इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आखिर यह सब कुछ चल क्या रहा है। जिस पर उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे भाई को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे। वह लोग उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत ही रिच ओल्ड लेडी आती है जो ऑरेंज के पेरेंट्स की दुकान को बर्बाद करवा देती है अपने गुंडों से, और उसके गुंडे लोग उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो किसी को नहीं, ऑरेंज को ढूंढ रहा होता है और वह ऑरेंज के साथ डील करने के लिए आया होता है। वह आदमी पहले तो उन लोगों की मदद करता है और वह आदमी कोई और नहीं, लाइन होता है। लाइन कहता है कि जितने भी पैसे तुमने इस ओल्ड अंकल आंटी से लिए हैं, मैं तुम्हें वह सारे पैसे वापस कर दूंगा, बस, और उनके बेटे को भी वापस दे दो। तभी वहां पर और लाइन अपने असिस्टेंट से बोलकर ऑरेंज के पेरेंट्स के पास अपना कार्ड देता है और उसके पेरेंट्स उस कार्ड को लेकर वहां से चले आते हैं। वह ओल्ड लेडी शॉक में होती है कि अचानक से इस मोटी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए और आखिर क्या चल रहा है इनके बीच में। इधर में दिखाया जाता है ऑरेंज के भाई को, जिसको कुछ लड़कियों ने किडनैप कर लिया होता है और वह लोग उसको जबरदस्ती एक क्लब में ले आए होते हैं, जहां पर एक लड़की अपनी बाकी की फ्रेंड से बोल रही होती है कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे के कपड़े उतारकर इसको निर्वस्त्र कर दो ताकि इसको थोड़ी शर्म आए और इसके पेरेंट्स जल्दी से आकर इसके पैसे हमारे पास वापस देकर चले जाएं। जिस पर ऑरेंज का भाई सोराब के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। उसे कहने लगता है कि सिस्टर, आप मेरे साथ ऐसा मत करो, आपको पैसों के बदले में जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। जिस पर वह ओल्ड लेडी उससे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि अब मुझे बस अपना एंटरटेनमेंट करवाना है। यहाँ पर ऑरेंज का भाई उसे कन्विंस करने लगता है कि वह उसे एक बहुत अच्छा गाना गाकर सुना सकता है और वह ओल्ड लेडी के सामने घुटनों पर होता है। जिस पर ओल्ड लेडी अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ हंसने लगती है और कहती है, क्यों नहीं गाना गाकर सुनाओ। जिस पर ऑरेंज का भाई गाना गाना शुरू करता है। उसकी आवाज इतनी बुरी आ रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि अब बस उन सबके कान फट जाएंगे और खून आने वाला होता है। जिस पर वह ओल्ड लेडी कहती है, थम जा भाई, तेरी डेसुरी आवाज सुनकर तो मेरे कान के पर्दे हिल गए। और वह अपनी सखियों से कहती है, इसका खेल खत्म करो और इसको यहाँ से भेजो। वह लड़की उसके कपड़े उतारने वाली होती है, तब तक वहां पर ऑरेंज आ जाती है और उन लड़कियों को रोकती है और उनसे कहती है, अगर तुम्हें गाना ही सुनना है तो तुम्हें गाना गाकर मैं सुनाऊंगी। जिस पर वह लेडी ऑरेंज को चैलेंज करती है और कहती है कि अगर तुमने एक बार में तेरा गाने गाकर सुना दिए तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगी।
तुम्हारे पेरेंट्स का भी कर्जा माफ कर दूंगी और तुम्हारे भाई को भी यहाँ से छोड़ दूंगी। जिस पर ऑरेंज उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वहां पर जाकर वह गाना गाने लगती है। उसका गाना सुनते ही सभी लोग बहुत शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी होती है। तब तक वहां पर लाइन आ जाता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। और तभी वहां पर नया कंपोजर भी आ जाता है। वह यहाँ पर ऑरेंज के साथ डील साइन करने आया होता है। यहाँ पर लाइन ऑरेंज के पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर आया होता है। ऑरेंज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। ऑरेंज के उतने प्यारे गाने से वहां बैठी लड़कियां बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, क्योंकि उनको भी अपने पेरेंट्स की याद आ रही होती है। ऑरेंज मन ही मन गॉड को थैंक यू बोल रही होती है कि उन्होंने उसे वापस भेज दिया और अब वह अपने पेरेंट्स और अपनी मदर की मदद कर सकती है, ऐसे कर जैसे दूर रहने के लिए। और वह गाना जैसे ही खत्म होता है सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। खासकर वह ओल्ड लेडी इतना ज्यादा शॉक में होती है कि वह अपने असिस्टेंट दोस्त को भेजती है और जल्दी से बहुत सारे पैसे मंगवाती है और उन पैसों को खोलकर ऑरेंज को देती है और ऑरेंज से कहती है कि आज से पहले मुझे इतना अच्छा कभी भी फील नहीं हुआ जितना मुझे तुम्हारा गाना सुनने के बाद हो रहा है। इन सारे पैसों को तुम ले लो और आज से मेरे क्लब में आकर गाना शुरू कर देना। जिसको सुनकर ऑरेंज एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका टैलेंट सिर्फ क्लब में गाने लायक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। फिर हम देखते हैं वहां पर खड़े लोग उस औरत के ऊपर भड़कने लगते हैं और कहते हैं, तुमने देखा यह किस तरीके का गाना गाती है और तुम इसे अपने क्लब में बुलाकर गाना गवाना चाहती हो। क्या चाहती हो कि तुम्हारा क्लब 2-3 दिन में बंद हो जाए? और लाइन को भी बहुत उल्टी सीधी सुना रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पर जैक का कंपोजर होता है और वह ऑरेंज से कहने लगता है, यहाँ पर मैं तुमसे एक डील करने आया हूँ। लेकिन तभी वहां पर लाइन का कंपोजर कहता है, नहीं ऑरेंज, मैं तुमसे डील करने आया हूँ और तुम हमारी कंपनी के साथ डील करो तो हमें हमारी कंपनी से फायदा मिलेगा। और इधर हम देखते हैं कि लाइन ने ऑरेंज के पेरेंट्स को वहां से भेज दिया होता है और उनसे बोला होता है कि ऑरेंज थोड़ी देर में आकर वहां मिलेगी। लेकिन इधर हम देखते हैं जैक की कंपनी का कंपोजर अभी ऑरेंज को फोर्स कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि आज से पहले मैंने तुम्हारी जैसी सिंगर देखी नहीं। ऐसा यकीन ही नहीं होता है कि तुम कोई इंसान हो, ऐसा लगता है कि हवाओं से कोई भगवान गाना गा रहा है। प्लीज मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तो अपनी कंपनी का 20% शेयर दूंगा। साथ में तुम जो बोलोगी मैं वह करूंगा। जिस पर ऑरेंज जैक की कंपनी के कंपोजर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि इन सारी चीजों के पीछे जैक है। ऑरेंज भी उसके गलत इरादों को समझ जाती है। लाइन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वह उसे चैलेंज देता है कि अगर तुम 20 मिनट के अंदर 20 गाने अगर लिखकर दिखा दोगी तो मैं तुम्हें कंपनी में 50% शेयर दे दूंगा। और ऑरेंज चैलेंज पर एक्सेप्ट कर लेती है और वह 20 मिनट के अंदर 20 गानों को लेकर दिखा देती है। और जो लास्ट में वह गाना लिखती है वह उसका गाना होता है, जिसको वह कुछ टाइम में कंट्री में लेकर आने वाली होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं और सभी सोच रहे होते हैं कि ऐसा काम सिर्फ भगवान कर सकता है। लेकिन ऑरेंज के अंदर जो टैलेंट है वह किसी के पास नहीं है और हर कोई कंपोजर उसे अपनी कंपनी में लेना चाहेगा। फिर हम देखते हैं कि सामने खड़ा कंपोजर से पूछ रहा होता है, आखिर यह क्या है? जिस पर ऑरेंज उस गाने को गाकर सबको सुनाने लगती है। सभी उसके गाने में खो जाते हैं क्योंकि उसकी आवाज ही इतनी अच्छी होती है। तभी वहां पर एंट्री होती है लाइन के ग्रैंड पेरेंट्स की, जिन्हें देखकर जैक का कंपोजर अपने घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि वह म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा डायरेक्टर किस सिंगर को अपने साथ लेगा। और यहाँ पर लाइन के ग्रैंडफादर कंपोजर से कहते हैं, शायद तुम्हें आर्ट की इज्जत करना नहीं आता। तुम्हें पता है ना कि इस लड़की के अंदर जो टैलेंट है वह एक बहुत ही प्योर टैलेंट है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। और तुम इसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो। क्या चाहते हो कि तुम्हें कंपोजिंग पोजीशन से निकाल दिया जाए और तुम्हें दोबारा से एक नॉर्मल इंसान बना दिया जाए? जिसको सुनकर वह डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन के ग्रैंडफादर ऑरेंज के पास जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं, बेटा आज से पहले मैंने इतनी अच्छी आवाज किसी की नहीं सुनी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। और मुझसे कहते हैं, हमारे कंट्री में कुछ टाइम बाद ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, जिनकी ग्रैंड ओपनिंग के लिए हमें एक थीम सॉन्ग चाहिए होगा जहां पर हमारे चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए। और मुझे पता है कि वह काम तुम में से कोई और नहीं कर सकता है और वह सिर्फ तुम कर सकती हो।
और मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब चीजों में हमारी नाक नहीं कटवाओगी, क्योंकि यह हमारे ट्रेडिशनल और कल्चर की बात है। जिसको सुनकर लाइन खुश हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि ऑरेंज को कुछ ऐसा ही काम मिले जहां वह अपने रियल टैलेंट को दिखा सके। ऑरेंज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ग्रैंडफादर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आप मुझे जैसा बताएंगे मैं आपको वैसा सॉन्ग लिख कर दूंगी। आप टेंशन मत लें, हम बहुत अच्छे से उसे ओलंपिक गेम में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। जिसको सुनकर उसके ग्रैंडफादर और ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे निराश करके नहीं भेजोगी, और तुमने ऐसा ही किया। फिर इधर हम देखते हैं कि वह बाकी के डायरेक्टर और कंपोजर अभी भी ऑरेंज को ऑफर दे रहे होते हैं, लेकिन ऑरेंज उन सारे लोगों का ऑफर ठुकराकर लाइन की कंपनी ज्वाइन कर लेती है ताकि वह आगे थीम सॉन्ग पर काम कर सके। साथ में वह दूसरे जैक के कंपोजर को भी मजा चखा देती है और उससे कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो और आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लाइन ऑरेंज और उसका कंपोजर तीनों बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारी कंपनी का नाम गैलेक्सी एंटरटेनमेंट है और इसको हमने बहुत टाइम से चला रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ओलंपिक थीम के लिए सॉन्ग यहीं से जाए और ऑरेंज, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तो मुझे कुछ आइडिया दो कि तुम कैसे हो टीम को कंपोज करोगी जिस पर। ऑरेंज कहती है कि हमारी कंपनी बहुत टेक्निकली एडवांस है और हमारे यहाँ का ट्रेडिशन बहुत ज्यादा अलग है, तो क्यों हम उन तीनों को कंपोज करके एक प्रमोशनल सॉन्ग बनाएं जिसमें हमारी कंपनी का भी प्रमोशन हो, साथ में हमारी कंट्री का भी प्रमोशन हो। जिसको सुनकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतने टैलेंटेड आइडियाज हैं। ऑरेंज कहती है, पता नहीं, बस मुझे ये समझ आया और वह मैंने तुम सबको बता दिया है। वहां बैठे लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि उस ओलंपिक गेम्स में बहुत बड़े बड़े कंट्री के बहुत बड़े बड़े प्लेयर आएंगे और बहुत अच्छे से हमें हर एक चीज करनी है। प्लानिंग के चार्जेस फॉर ऑरेंज कैप, ये सब कुछ तो मेरे ऊपर छोड़ दो और हम कल से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम ऑरेंज को स्टूडियो के अंदर देखते हैं जहां पर वह कुछ गाने के लिरिक्स बना रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह उससे कहता है, क्या मैं ये अपना लिखा हुआ सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकता हूँ और क्या तुम मेरी मदद करोगी? जिस पर ऑरेंज हमें जवाब देती है और वह उसको भेज देती है। वह बंदा जाकर उस सॉन्ग को गाता है और वह बहुत प्यारा गा रहा होता है। ऑरेंज सॉन्ग को कंपोज करके उसे देती है और उससे कहती है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा गाया, हम इसको अपने थीम सॉन्ग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके जाने के बाद वहां पर लाइन आता है। लाइन भी ऑरेंज से कहता है, क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहोगी? ऑरेंज कहती है, क्यों नहीं, तुम जाकर पहले गाओ। तो फिर लाइन अंदर जाकर गाना गाता है और हम ऑरेंज के चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बॉडी पर गूज बम्प्स आ रहे होते हैं। उसको लग रहा होता है कि मन में धीरे धीरे उसके लाइन के लिए फीलिंग्स आ रही हैं और तभी वहां पर लाइन आ जाता है। लाइन उससे पूछता है कि उसे यह गाना कैसा लगा। ऑरेंज सच में उस गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और वह यही बात लाइन से बोलती है कि उसने सॉन्ग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। फिर हम अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक की कंपनी का कंपोजर लिया और जैक के ऊपर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों के बेवकूफ आइडिया की वजह से आज मेरी कंपनी डूबने वाली थी। अगर उस म्यूजिक डायरेक्टर को पता चल जाता कि हम ऑरेंज के साथ फ्रॉड करने वाले थे तो वह हमारी कंपनी को ठप्पा लगाकर यहाँ से चला जाता और तुम भी सड़क पर आ जाते और मैं भी दोबारा से यह फालतू की आइडिया मत देना। और अब हमें यह बताओ कि हम कैसे उस ओलंपिक थीम कंपटीशन को जिताएं कि हमारी कंपनी का नाम हो जाए। ऑरेंज भी अब उनकी कंपनी में चली गई है। अगर वह हमारी कंपनी के साथ होती तो शायद हमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर जैक उससे कहता है कि बॉस, अभी हमें यह सारी चीजें छोड़कर इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि अब हम उस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे उस कंपटीशन को जीतेंगे। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि हम एक काम करेंगे, हम जल्दी से अपना थीम सॉन्ग लिख लेते हैं और उस थीम सॉन्ग को एक पार्टी में सभी फेमस लोगों को बुलाकर उनके सामने प्रेजेंट करते हैं और उस थीम सॉन्ग को हम लिया की आवाज में गवाएंगे। अगर वह थीम सॉन्ग उन लोगों को अच्छा लगा तो शायद ऐसा हो जाएगा कि हमारी कंपनी का नाम उनके सामने आ जाएगा और वह ओलंपिक के टाइम भी उसी थीम सॉन्ग को बजाने की डिमांड करेंगे, जिससे हम उस कंपटीशन को जीत जाएंगे और हमारे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी से कनेक्ट होना चाहेंगे। जिसको सुनकर जैक के दिमाग में बहुत ही ज्यादा इविल आइडिया आता है और वह कहता है कि साथ में हम कोशिश करेंगे कि ऑरेंज का जो भी थीम सॉन्ग लिखा हुआ है हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें,
जिस पर उसका बॉस कहता है, यह तमाशा करना बंद करो, जो प्लान बताया है उसके ऊपर फोकस करो। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक ने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है और उस पार्टी में उसने बड़े से बड़े लोगों को बुलाया होता है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है और वह लिया से कह रहा होता है कि आज तुम देखना कैसे ऑरेंज की हार होगी और उसकी रिप्लाइंग एग्जाइट राखी की राखी रह जाएगी। और वह इस थीम पार्टी के बारे में ऑरेंज को बताने के लिए उसे कॉल करता है। ऑरेंज अपने घर के साइड होती है, वहां वह अपने पेरेंट्स की वेजिटेबल वाली कार्ट लगा रही होती है और जैक उसे कॉल करके बहुत उल्टा सीधा सुना रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि शायद अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है जब हम यह थीम सॉन्ग की पार्टी को जीत जाएंगे और लोगों को अच्छे से मैनिपुलेट कर लेंगे और तब तुम्हारी ओलंपिक के बीच में जो धज्जियां उड़ेंगी उसे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि आखिर किसकी कंपनी को तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। और वह बस उसे एक ही जवाब देती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि राजा चाहे कैसा भी हो वह हमेशा राजा ही रहता है और तुम कभी राजा नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारी सोच नौकरों वाली है। यह सुनकर जैक को गुस्सा आता है। ऑरेंज कॉल काट देती है और तभी हम देखते हैं लिया भागते हुए उसके पास आती है कि हमने जितने लोगों को इनविटेशन दिया था उन सारे लोगों ने यहाँ आने से मना कर दिया है और बोल दिया है कि वह ऐसे फालतू की चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जिस पर जैक को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह लिया से कहता है कि यह सब काम ऑरेंज का किया कराया होगा, मैं उसको अभी बताता हूँ। और वह ऑरेंज को कॉल करता है। ऑरेंज उसका फोन नहीं उठाती है क्योंकि वह अपना काम कर रही होती है, जिस पर जैक उसे वॉइस नोट भेजता है और उसे कहता है तुमने यह जो कुछ भी किया है ना वह बहुत गलत चीज है, तुम हमें ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे लिए हमारे पास और भी रिवॉर्ड्स हैं और तुम्हें सब चीजों को पेमेंट करना पड़ेगा। और कहती है मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम अपने काम से काम रखो। बता रहा होता है कि इन सब चीजों की वजह से ही हमारी कंपनी बर्बाद हो रही है क्योंकि ऑरेंज कुछ ना कुछ करती रहती है और वह हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। इधर ऑरेंज को किसी कंपनी से कॉल आता है और वह उसे चीज टेस्ट के तौर पर वहां पर इनवाइट कर रहे होते हैं। ऑरेंज पहनने के लिए तैयार हो जाती है। इधर लिया जैक को दिखाती है कि कैसे न्यूज में यह चीज दिखाई गई है कि लाइन ने जो थीम सॉन्ग गाया था उस थीम सॉन्ग को कंट्री वाइड प्रमोट किया गया है और वह अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और जो हमारी पार्टी में हुआ आज उसके बारे में भी अब न्यूज़पेपर में पोस्ट कर दिया गया है कि इनके बुलाने पर भी कोई भी कंपोजर इनसे मिलने नहीं गया। जिसको सुनकर जैक को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह बस अब ऑरेंज से बदला लेने के लिए तैयार है। इधर हम लाइन को दिखाया जाता है जो एक रिंग को होल्ड किया हुआ खड़ा होता है और यह रिंग उसने ऑरेंज के लिए ली होती है क्योंकि वह ऑरेंज को प्रपोज करके उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। क्योंकि बहुत टाइम पहले जब वह अपने प्यार की बात कहने वाला था तभी उसने जैक से शादी कर ली। अब उसका डिवोर्स हो चुका है तो वह जानता है कि वह सिर्फ उसी की है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर आप यह ओलंपिक गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमेटी बैठी होती है जहां पर सभी के ट्रायल्स हो रहे होते हैं और इन्हीं ट्रायल्स के बेसिस पर सिलेक्ट होगा कि किसका गाना ओलंपिक गेम्स थीम में बजाया जाएगा और किसका नहीं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेज पर लाइन के ग्रैंडफादर होते हैं जो सभी का वार्म वेलकम कर रहे होते हैं और सभी से कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और हम सब एक साथ हुए हैं चाइनीज कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप सब लोग इतने ज्यादा सीरियस हैं अपने कंट्री के प्रमोशन को लेकर। आपके जैसे यूथ के होने की वजह से ही कंट्री आगे बढ़ेगी और आज हम देखेंगे कि किसका टैलेंट कितना ज्यादा है और कौन कितना आगे जाएगा और किसके अंदर यह काबिलियत है कि वह चाइनीज कल्चर के आर्ट और लिटरेचर को प्रमोट कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लिया आकर ऑरेंज से पूछती है कि ऑरेंज आज तक तो कितने गाने लिखे हैं, जिस पर ऑरेंज उसको मुंह तोड़ जवाब देकर बोलती है कि मैंने तो कोई गाना नहीं लिखा है, सारे कार्य तो मैंने चुराए हैं ना, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम कंपटीशन में बोला था। जिस पर लिया का मुंह बंद रह जाता है और उसके साइड में बैठा लाइन और कंपोजर हंसने लगते हैं। इधर हम देखते हैं स्टेज पर एंट्री होती है जो सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसने ऑरेंज के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उसने वे सारे गाने चुराए हैं जो उसने लिया के लिए लिखे होते हैं। और अब सबको पता चल चुका होता है कि एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, इसको बस मीठी मीठी बातें करना आती है और यह बिल्कुल भी राइट चीजों के लिए स्टैंड नहीं लेता है।
अभी वह स्टेज पर आता है, सभी के सामने स्पीच देना शुरू करता है और सभी के सामने बस अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा खुशी है कि चाइना ओलंपिक गेम्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा है और उसका एक थीम सॉन्ग भी बनाया गया है। पर उसे अपने टाइम का वह दिन याद आ रहा है जब उसे पता चला था कि चाइना ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तब उसने रोते रोते अपनी शर्ट भी गीली कर दी थी। और उसकी स्पीच सुनकर नीचे भीड़ में बैठे सभी लोग बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि किसी को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है और वह सीनियर होता है, इसलिए कोई उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन तभी लाइन के ग्रैंडफादर एक सुपर एंट्री लेते हैं और उसे बेवकूफ आदमी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह स्टेट कंपटीशन के लिए बनाई गई है, ना कि किसी पुरानी बकवास स्टोरी को सुनाने के लिए। अब तुम्हारी बातें बहुत हो गईं। अब क्या हम कंपटीशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं? और उसको नीचे भेज दिया जाता है बैठाने के लिए। वह नीचे जाता है, गुस्से में बैठ तो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाइन के ग्रैंडफादर वहां बैठे सभी मेंबर से कहते हैं कि अब मैं आप सभी मेंबर से पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन सा मेंबर स्टेज पर पहले आना चाहेगा अपनी कला को दिखाने के लिए। जिस पर ऑरेंज खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज पर पहले आऊं और मैं अपने सॉन्ग को सबके सामने प्ले करूं। जिस पर वहां खड़ा जैक बोलने लगता है, तो मुझे लगता है कि तुम सीनियर से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि फॉर्मल तो यही बोला जाता है कि हमारे सीनियर्स को स्टेज पर जाने के लिए पहले अलाउ किया जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तुम्हें थोड़ा तो उनके बारे में सोचना चाहिए था। ऑरेंज उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वह जो ओल्ड डायरेक्टर बैठा होता है वह ऑरेंज से कहता है, हाँ तुम जा सकती हो, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर आखिर ऐसा क्या टैलेंट है जो तुम इतना ज्यादा उछल रही हो। ऑरेंज स्टेज पर जाती है। अब यहाँ पर जैक दूर से ही चिल्लाने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि यह लड़की कुछ कर भी पाएगी, ये बस फालतू में अपनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस वगैरह दिखानी होती है। जबकि जैक को भी पता है कि ऑरेंज कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। ऑरेंज उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है और वह अपने काम पर लग जाती है। सबसे पहले वह अपना गाना प्ले करती है और उसका गाना सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि उसने अपने गाने में चाइनीज कल्चर की एक एक बात डाली होती है। आज तक चाइना ने कितने वॉर लड़े, आज तक चाइना में कितने हीरो पैदा हुए और आज तक चाइना ने कंट्री में कितने अच्छे अच्छे काम करवाए। सभी लोग उसके लिए काबिलियत देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी हर एक चीज इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि कोई उसकी चीज डिनाई ही नहीं कर सकता है। खुद जैक हैरान होता है कि इस लड़की ने इतना अच्छा कल्चरल थीम सॉन्ग कैसे लिख लिया है। पूरी पब्लिक बैठी हुई इतनी ज्यादा शॉक होती है कि वह बस उसके गाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं और उसके बारे में बात पर बात किए जाते हैं। ऑरेंज की परफॉर्मेंस खत्म होती है और लाइन का ग्रैंडफादर स्टेज पर आता है और वह ऑरेंज को देखता है और कहता है, मुझे। जिस पर ऑरेंज ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। और वहां खड़े लोग सब ऑरेंज के ऊपर चढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं, तो मतलब तुम ये सब कुछ दिखावा कर रही थी। तुम्हारे मन में चाइनीज कल्चर के लिए कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट होती तो तुम उन पैसों से टैक्स जरूर पे करती। जिस पर ऑरेंज कहती है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टैक्स पे करती ना। जिस पर जैक खड़ा होकर कहने लगता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम एक सब्जी बेचने वाली की बेटी हो और तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट इजीली कहीं भी भूल जाओगी। जिस पर ऑरेंज कहती है, मुझे तुम में से किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। और वह सामने बैठा कंपोजर भी उसके ऊपर चढ़ रहा होता है और वह ऑरेंज से कह रहा होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इस चीज के बारे में भूल गई हो, तो मतलब तुमने ये चीज इंटेंशनली की है। जिस पर ऑरेंज अब किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करती और वह किसी को कॉल लगाने लगती है और वह दो जगह किसी फाउंडेशन हाउस को कॉल लगा देती है और उनसे कहती है, मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक फाउंडेशन हाउस का मेंबर आता है और जो सबके सामने कहता है, कौन ऑरेंज के कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। किसी को भी आइडिया है कि ओरिजिनल वह सारे पैसे चैरिटी फंड में बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिए गए हैं। जिसको सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वह कंपोजर ऑरेंज से क्वेश्चन करता है, तो बाकी के क्या 100 मिलियन कहाँ गए। तभी वहां पर चैरिटी फंड की प्रिंसिपल आती है और कहती है, वह बाकी के 100 मिलियन मेरे पास हैं। किसी को और कुछ सवाल जवाब करना है तो मुझसे करें कि मैंने उन पैसों को कैसे यूटिलाइज किया है। और वह प्रिंसिपल डायरेक्ट ऑरेंज के पास जाती है
ऑरेंज को गले से लगाती है और कहती है, तुम्हें किसी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया। तब तक वहां पर लिया आती है और उस कंपोजर से कहती है, क्या यह बात सच है? जिस पर वह कंपोजर लिया को सबके सामने 2 चांटे लगाता है। लिया रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो? जिस पर वह कंपोजर कहता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं कि वहां वह लोग उस प्रिंसिपल को देखकर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उसने कंट्री में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमाई होती है, बहुत सारे ऑर्फनेज बच्चों को पढ़ाकर उनका फ्यूचर बनाकर। और वह दोनों फाउंडेशन हाउस के मेंबर्स मिलकर लाइन के ग्रैंडफादर को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ऑरेंज ने अपने जीवन भर की कमाई एक पल में बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर दी और उनके फ्यूचर को ब्राइट बना दिया। और साथ में वह उन्हें प्रूफ के तौर पर वही वीडियो दिखाते हैं जो उसने उस ओल्ड लेडी ने उसकी उन बच्चों के साथ बनाई होती है, जिस पर लाइन के ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने ऑरेंज जैसी लड़की के ऊपर क्वेश्चन किया। लाइन बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है इस मूवमेंट पर। फिर हम देखते हैं कि वहां के गार्ड्स उस कंपोजर और लिया और जैक तीनों को धक्का देकर वहां से निकाल देते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा